वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं पहले हीट का, कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। वैसे ये हर लेक्चर में हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्लास में जो बताया था आप लोगों को, हीट का डिफिनीशन, व्हाट इज हीट, हीट होता क्या है ना। सो हीट का डिफिनीशन हमने बताया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म, is a form of energy which transfer from which transfer from one point to another point, one point to another point, another point due to टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे हीट का, ठीक है। इसके बाद हीट के बारे में और भी चीजें हम लोगों ने जो देखा था, इसमें डिफाइन किए थे वन वर्ड जो इस डिफिनेशन में इस्तेमाल किया था कि व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी को भी हम लोगों ने बोला था कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ही काम करेगा, चाहे वो इंसान हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी, जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ही काम करेगा, है ना। या कह सकते हैं, वैसे भी कहते हैं कि देखो कितना काम करता है, उसके पास बहुत एनर्जी है ना। जैसे बचपन में बहुत एनर्जी होता है, बुढ़ापा में एनर्जी कम हो जाता है। तो बचपन में ज्यादा एनर्जी होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा कूद फान करते हैं, खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं। हमारे बाबा लोग थोड़ी खेलने जाते हैं, दादा लोग को देखते हो खेलते हुए, बहुत कम, रेयर। तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा होता है वो ज्यादा काम करते हैं, जिनके पास एनर्जी कम होता है वो काम कम करेंगे, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड हमने और भी चीजें पढ़ी थी, और वो पढ़ा था कि जो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कोई बताएगा मुझे? जूल। जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यस, एनर्जी इज जूल, ठीक है। और जूल कौन थे? जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। उन्होंने जो वर्क था और एनर्जी था, इन दोनों को को रिलेट किया था एक एक्सपेरिमेंट से। वो एक्सपेरिमेंट भी मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो जूल, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। इसके बाद एक और एनर्जी होता है जूल का, एनर्जी का अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज, दूसरा यूनिट क्या होता है, ये कौन बताएगा? कैलोरी। यस, कैलोरी, कैलोरी होता है, और इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। और कैलोरी और जूल के बीच में एक रिलेशन भी बताया था, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है कितना? 4.2 जूल। वेरी गुड, 4.2 जूल। सब लोगों को याद है, ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग लॉकडाउन में भी। चलो, वेरी गुड। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब एक मैं पूछता हूँ आप लोग को, ये जो एसआई यूनिट है, ये मैंने बताया था इस तरह से ना कि ये एमकेएस सिस्टम में होता है, ये बताया था कि नहीं? कोई बताए मुझे, आयुष, मयंक, एमकेएस सिस्टम बताया था? नहीं। नो सर। एमकेएस सिस्टम का मतलब हो जाता था अगर किसी यूनिट को मीटर,
मीटर, केजी, और सेकंड के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं सेकंड, तो इसको हम लोग कहते हैं MKS सिस्टम। वहीं अगर किसी यूनिट को CGS के टर्म्स में लिखते हैं, CGS का मतलब हो गया C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड, ठीक है। तो CGS के टर्म्स में अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं CGS यूनिट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं CGS यूनिट। और ये एनर्जी का जो CGS फॉर्म में यूनिट होता है उसको कहते हैं अर्ग। ओके, तो CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब हटके थोड़ा आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा यूनिट होता है। मेनली आपको ये जूल SI यूनिट याद होना चाहिए, और ये CGS यूनिट भी याद होना चाहिए अर्ग, क्योंकि ये सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देते हैं, है ना। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देते हैं व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वहां पर ऑप्शन दिखेगा आपको अर्ग, है ना। और SI यूनिट और अर्ग में एक रिलेशन है, वो क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है बिटवीन 1 जूल एंड अर्ग, करेक्ट। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था, करेक्ट, याद है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे? मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। वाह वाह, आयुष आपको भी याद है? आयुष नहीं, ओके। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ गया था हमारा साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है मयंक, लाइट एनर्जी। थर्ड आलोक, सोलर एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, टाइडल, वेरी गुड, टाइडल एनर्जी होता है। अच्छा, टाइडल एनर्जी किसके वजह से होता है, कुछ बता सकते हो? टाइडल एनर्जी देखो होता है, अभी सुने होंगे कि तुरंत तूफान आया था चक्रवात मुंबई गुजरात में, सुने कि नहीं? अभी हाल फिलहाल में टकाते करके एक तूफान आया था ना, न्यूज पर देखे होगे, अगर न्यूज देखते होगे तो। नहीं देखे? सो उसमें देखोगे तूफान जब आता है तो काफी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, हाँ? तो उन लहरों के जो एनर्जी होता है, उन लहरों को ही पानी को बटोर लिया जाता है एक जगह डैम बना करके, और वहीं से बिजली उत्पन्न किया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी कहते हैं। तो वहां पर टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चित्र में छोड़ दिए जाते हैं, उसके अंदर ट्यूब बांध करके, मतलब गुब्बारा बांध करके, कि उस पर जो लहरें आएंगी उससे उसका पंखा घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा तो
वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने विंड टरबाइन आप लोगों को दिखाया था, विंड मिल दिखाया था क्या? वहां पर दिखाया था कि कैसे जनरेटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी भी है, जो कि हमारा इस बार का टॉपिक है वो हीट एनर्जी है। और कौन कौन से हैं? 10 मैकेनिकल Mechanical एनर्जी है। ये भी आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, सबसे ज्यादा काम में आएगा ये मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में भी देखिए दो तरह का हमने बताया था, एक बताया था जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बताया था। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, काइनेटिक का मतलब हो जाता है मोशन। जहां पर भी वर्ड काइनेटिक इस्तेमाल होगा समझ लीजिएगा कि ये चीज मोशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है। जबकि जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी के पोजीशन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम आप लोग थोड़ा सा और ग्रो करेंगे अपर क्लास में, तो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इजिली कन्वर्टिबल इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? जस्ट अ मिनट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इससे हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजिली कन्वर्टिबल इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? आप लोग देखे होंगे कि हम लोग साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम दिस, है ना? इलेक्ट्रिकल में आप कनेक्शन जोड़ देते हो, आपका म्यूजिक बजने लगता है ना? आप लाइट बल्ब इस्तेमाल करते हो तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही रहता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिफरेंट मीन, अलग अलग मीन से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना सकते हैं, है ना? हम लोग हीट को इस्तेमाल करेंगे और पानी को गर्म करके स्टीम बना देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा, करेक्ट? विंड से टरबाइन को घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा, है ना? जियोथर्मल, थर्मल मतलब मैंने बताया था कि हीट से रिलेटेड होता है, तो जियोथर्मल को भी हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ से हम लोग स्टीम बना करके टरबाइन पे फिर से गिराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। टाइडल एनर्जी से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी का भी इस्तेमाल देखिए, यहाँ से भी आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियर बम के बारे में। देखिए न्यूक्लियर बम एक तरह से क्या है कि वो वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी है, आप गैस का नॉब घुमाए तो कम ज्यादा हम हीट को कर सकते हैं। अच्छा, चूल्हा है, चूल्हा पर खाना बनाते हुए देखे हो ना, तो वहां पर भी हम लोग कम ज्यादा उसमें लकड़ी या फिर उपला, जिसको गोईठा हम लोग कहते हैं, तो उसमें कम ज्यादा करके भी हीट को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन न्यूक्लियर बम जो होता है वहां पर एक बार पटक दिया, उसके बाद कोई चाहे कि हम इसको रोक लें तो फिर आप रोक नहीं सकते हैं, इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उस तरह का एनर्जी नहीं होता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? इसमें भी हम लोग कम ज्यादा
कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कब ज्यादा आएगा, कब कम आएगा, कब इसको बंद कर देना है। जैसे मान लो भूकंप आ गया तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या कर देना है, बंद कर देंगे। तो उस केस में न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, वहां से भी हम लोग उस एनर्जी से, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी में भी हीट ही प्रोड्यूस होता है, वहां से न्यूक्लियर एनर्जी से हीट में कन्वर्ट होगा, और वो हीट से हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म कर लेंगे। पानी को गर्म करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से स्टीम को टरबाइन पर गिरा देंगे। तो इन सब के वजह से अगर आप देखेंगे टाइडल एनर्जी में हम लोग स्टीम में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो टाइडल एनर्जी है ये पानी को ही फोर्स से गिराते हैं, ताकि वो टरबाइन गोल गोल घूम सके, है ना। सोलर एनर्जी आप लोग देखे होंगे, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बन सके, है ना। और इस इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी बनाते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी से साउंड एनर्जी बनाते हैं। क्या साउंड एनर्जी से लाइट बना सकते हैं क्या, मतलब साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या? क्या आप लोग सोचते हो ऐसा कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो बिल्कुल हम लोग करते हैं। जो हम लोग माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, माइक जो इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग साउंड एनर्जी को ही इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रिसिटी अपने तरफ से उसमें ऐड करते हैं। इसीलिए वहां पर देखोगे कि वॉइस आपका धीरे से बोलते हो फिर भी आपको ज्यादा सुनाई देता है। एम्पलीफिकेशन वहां पर किया जा सकता है साउंड एनर्जी को भी इस्तेमाल करके। इसमें एनर्जी से रिलेटेड मैंने एक लॉ बताया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। देखिए बेसिकली फिजिक्स में टोटल 3 लॉ हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। वो आप धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज आप सीखते जाएंगे। इसमें से जो पहला लॉ है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। आपका पूरा 11th 12th तक इन तीनों लॉ के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सिर्फ क्वेश्चंस का मोड बदल जाएगा, बट क्वेश्चंस रिलेटेड आपके यहीं से आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बताया था वो क्या है कि यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो फिक्स है। यूनिवर्स का जो एनर्जी है ये फिक्स्ड है, और वो क्या है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ना तो आप इसको बना सकते हो ना आप बिगाड़ सकते हो। जब हम बना बिगाड़ नहीं सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, विंड एनर्जी कहाँ से आता है? बेसिकली ये देखिए अपने से नहीं आता है, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम one form to another form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होते रहता है, another form। ठीक है, मैं वीडियो ऑन है आपका। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखते थे, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी है, हम लोग हीट पढ़ रहे हैं, तो हीट एनर्जी को ही एग्जांपल में ले लेते हैं। हीट एनर्जी है, और हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, वाटर गर्म करते हैं।
एक मिनट गाइस, थोड़ा मोबाइल ये लैपटॉप ऑफ हो गया ड्यू टू पावर कट, चार्ज नहीं था। मैंने बताया आप लोगों को लाइट ज्यादा कट हो रहा है, तो जस्ट अ मिनट में बस कनेक्ट कर ही रहा हूँ। ओके, सो तब तक मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। हाँ, सो इट इज neither be created nor be destroyed, ये बर्बाद नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? इट इज जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे फॉर्म है वैसे, है ना। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड एनर्जी में ये कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए अलग अलग फॉर्म है, जैसे साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी का अलग फार्मूला होता है ना। मैकेनिकल एनर्जी का अलग फार्मूला होता है, हीट एनर्जी का अलग फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग फार्मूला होता है। यही सारे फार्मूले आपको इसके आगे पढ़ने को मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंट फार्मूला मिलेगा, और उन्हीं फार्मूले को इक्वेट करना रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी है, तो उस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल एनर्जी इस साइड में कितना है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है ना, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है। और ये साउंड एनर्जी का फार्मूला अपने को याद होगा, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे कि टोटल एनर्जी साउंड एनर्जी में कितना है, साउंड एनर्जी का टोटल एनर्जी कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमें जो चाहिए होगा, जो क्वेश्चन में पूछा होगा, वो हमें निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, ये शायद चीजें मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, आज मैंने बता भी दिया। चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो दो अदर लॉ है वो भी मैं आपको समय रहते बता ही दूंगा। उसमें से एक लॉ मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, नहीं बताऊंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें से बेसिक टर्म्स आप नहीं जानते हैं। चलिए, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। जो डिफिनीशन था, डिफिनीशन में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, है ना। सो टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग देखे थे कि जो टेम्परेचर होता है, इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर बना हुआ है किससे? थर्मो से, थर्मोमीटर। और ये जो थर्मोमीटर होता है, ये दो तरह का होता है थर्मोमीटर। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हमारे क्लिनिक में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेंज होता है कितना से 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 कह लीजिए, या मेनली 42 डिग्री सेल्सियस कहिए। मार्केट में जो मिलता है ये 42 वाला ही मिलता है, 45 भी गलत नहीं है। जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आप टिक मार कीजिएगा। लैब थर्मोमीटर जो दूसरा होता है वो होता है लैब थर्मोमीटर। और लैब थर्मोमीटर का जो रेंज है ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमीटर में मैंने बताया कि जैसा कि इसका जो बेसिक वर्ड है वो वर्ड है क्या? थर्मो, है ना। तो थर्मो से थर्म, इसका मतलब ही हो जाता है, थर्म का मतलब हो जाता है टेम्परेचर। तो जब भी आगे इस तरह का कुछ भी वर्ड मिले, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल का मतलब क्या हो जाता है?
that is related to temperature है ना। तो जियो मतलब हो जाता है अर्थ, और थर्मल मतलब हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड। तो अर्थ के टेम्परेचर से जो एनर्जी निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, है ना। उसके वर्ड्स में ही सारे डिफिनीशन छुपे हुए हैं। ये हो गया ओके। तो ये हो गया थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का हम लोगों ने एक ऐसा, वैसे तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाया था थर्मोमीटर कितने कितने टाइप के हैं। आयुष के पास घर में वो है भी, तीनों टाइप का है। एक तो लैब वाला भी, मतलब डिजिटल भी है, और ग्लास मरकरी थर्मोमीटर भी है। चलिए, तो ये हो गया, इस तरह का थर्मोमीटर होता है। अच्छा, लास्ट क्लास में किंक के बारे में किसी ने पूछा था, करेक्ट? हाँ पूछे थे। हाँ बिल्कुल। तो किंक आपको पता चला कि किंक क्या होता है? तो उसका तो सिर्फ यही पता चला कि वो मर्क्यूरी जो ये फ्लो डाउन हो जाता है उसको रोकने के लिए उसका यूज होता है। वेरी गुड, ये तो तुमको उस समय भी पता था। नो सर, कल हम उसको ये सर्च किए थे तब पता चला। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ जहाँ बल्ब है, बल्ब के पास ही एक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हो कि छोटा सा डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है किंक, है ना। तो वही मैं बताता हूँ कि किंक का क्या मतलब है। किंक, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसा मार्किंग कर देते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि ये जो पतला वाला जो नली है इसके अंदर भरा होता है मरकरी। मरकरी, तो किंक क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इस मरकरी को ऐसा रोटेट किया, रिवॉल्व किया, तो मरकरी इस बल्ब के अंदर ना जाकर के भर जाए, इसको वो अंदर जाने से रोकता है। किंक का काम यही है। किंक का काम क्या है कि ये इस मरकरी को, इस पाइप के अंदर जो मरकरी भरा हुआ है, इस पाइप के अंदर जो मरकरी भरा हुआ है, इसको बल्ब के अंदर जाने से रोकता है किंक, है ना। और ये जो आउटर जो बॉडी है बाहर का, ये नॉर्मली ग्लास का बना होता है। ग्लास मतलब शीशा का। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए थे, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जस्ट मिनट। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल थे वो। तो टेम्परेचर का हम लोगों ने 3 स्केल देखा था। टेम्परेचर का 3 स्केल होता था जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे, ठीक है। और वो कौन कौन सा है? वो है हमारा वेरी गुड, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, सर फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड तीसरा जो है वो है केल्विन, ठीक है। जो डिग्री सेल्सियस होता था, इसको सेल्सियस ने इसका खोज किया था, सेल्सियस ने। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो मैक्सिमम होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इस पूरे स्केल को 100 भाग में डिवाइड किया गया था, है ना, 100 पार्ट्स में। तो डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। मयंक कहूत मैं करा देता, बट बैटरी का थोड़ा इशू है 100 डिविजन्स में। तो अगर लाइट आएगी तो देखेंगे, करा सकते हैं। फ़ारेनहाइट का इसका भी खोज देखिए, जो भी स्केल है उसका खोज जिस नाम पर है उसी साइंटिस्ट ने किया है। इसका खोज किया था किसने? डैनियल फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट,
इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम होता है कितना? 232 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिवीजन कितने होते हैं? 180 वेरी गुड, 180 डिविजन्स इसमें होते हैं। ओके, और केल्विन जो होता है, केल्विन, इसका खोज भी केल्विन ने ही किया था, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 273.15। तो 0.15 को अभी नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, 273 केल्विन ही लेंगे। और जो मैक्सिमम रेंज होता है वो होता है 373 डिविजन्स, 100 डिविजन। ठीक है। और भी मैं आप लोगों को डिटेल में मैं बताया था कि जो सेल्सियस था, सेल्सियस के लिए जो सेल्सियस साइंटिस्ट थे इन्होंने वाटर का इस्तेमाल किया था, करेक्ट। जो फ़ारेनहाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था वो था सॉल्टी वाटर, है ना। इसमें इन्होंने सॉल्टी वाटर को इस्तेमाल किया था। सॉल्टी वाटर से मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट किए थे। और जो केल्विन थे, ना वो वाटर लिए थे ना वो सॉल्टी वाटर लिए थे, उन्होंने जो लिया था वो क्या था? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी हमने दिखाया था आपको कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ये वो टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहां पर वाटर, वेपर एंड और क्या, आइस, तीनों एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम क्या, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। और वो टेम्परेचर आपको पता है कितना है? उस टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर पर ये पानी और वेपर और आइस तीनों एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया आयुष एंड एके? यस सर। मयंक, क्लियर है? यस यस ओके, सर। चलिए, वेरी गुड। सो यहां तक हम लोग कर लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम लोगों ने क्या किया था? डिग्री सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को और केल्विन को, इन सब को एक से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, करेक्ट। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था? यहां पर आप एक जगह लिखिएंगे नेम ऑफ स्केल। फॉर्मूला याद है क्या आयुष एंड यस मयंक? सर। तो बताइए, Yes, नेम ऑफ स्केल और माइनस मिनिमम टेम्परेचर बाय नंबर ऑफ डिवीजन। वेरी गुड, माइनस मिनिमम। आयुष, केल्विन का 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 सेल्सियस, आप कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। मिनिमम डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। मिनिमम डिवीजन लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मिनिमम डिवीजन नहीं है, मिनिमम टेम्परेचर होगा। मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन, एंड दैट विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता था। या तो आप कोई कांस्टेंट लिखिए, या आप लिख सकते हो यहाँ पर अगेन, इसको कर दीजिए स्केल 1, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ स्केल 1 और टोटल डिवीजन ऑफ स्केल 1। और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ब्रैकेट में इस्तेमाल करिएगा नेम ऑफ स्केल 2, दूसरे स्केल का नाम नेम ऑफ स्केल 2, माइनस मिनिमम टेम्परेचर
minimum temperature of scale 2 whole divided by total division of scale 2, total division of scale 2। ठीक है, अब इससे देखिए, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग किसी से भी फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, किसी भी एक फॉर्म से दूसरे टेम्परेचर के यूनिट में हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, स्केल 1। तो हम लोग पहला लेते हैं कि मान लीजिए हमको डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस, नेम ऑफ स्केल क्या है? डिग्री सेल्सियस, माइनस मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का कितना होता है? 0, और टोटल डिवीजन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100, इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्केल 2। स्केल 2 क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है आयुष, ध्यान से देखिएगा, डिग्री Yes, फ़ारेनहाइट माइनस मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 32 डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन कितना था फ़ारेनहाइट में? 100। 212। मिनिमम टेम्परेचर 32 था ना आयुष? यस अरे सर। याद आया? मैं दिखाऊं, देखिए मिनिमम टेम्परेचर 32 है और मैक्सिमम है 212, और इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180। करेक्ट? यस सर। हाँ, तो मिनिमम था 32 और टोटल डिवीजन थे 180। इसको कैंसिल कीजिए, 10 से 10। ठीक है, सो ये हो गया 5 और ये हो गया 9। डिग्री सेल्सियस में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। सो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना? It will become 9/5 degree Celsius equals to F minus 32, और ये 32 है, इसको भी लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, है ना? आपके बुक में या फिर पढ़े होंगे पहले, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे। लेकिन जो मैंने बताया ये, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला। चलिए आपके हिसाब से एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, है ना? देखते हैं हम लोग कि कैसे, टफ वाला लेते हैं इस बार। केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे डिवाइड करते हैं? केल्विन टू फ़ारेनहाइट, इसको हम लोगों को डिराइव करना है। लेट्स स्टार्ट। केल्विन स्केल नंबर 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 273, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना था? 100। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पूछ सकता है अभी। F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 180। एक 0 से एक 0 गया, 2 से 5, ये गया 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 को कर देते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो k माइनस 273 विल बी इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट में आ जाएगा f माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज। एंड अगेन जब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो ये 273 को जो लेफ्ट साइड में है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 5/9 होल ब्रैकेट f माइनस 32 प्लस 273। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट अगर छूटा मिस हुआ तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हो, ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने आता है ना, ब्रैकेट कैसे ओपन किया जाता है, ब्रैकेट में का कैलकुलेशन कैसे होता है, यस सर। आप लोग को आइडिया है? नहीं, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रैकेट पर बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आपने ब्रैकेट गलती से भी इसको ओपन कर दिया, मतलब आपने लिख दिया k इज इक्वल टू 5/9, ये 9 हो गया कैसे, f माइनस 32 प्लस 273। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन करी है तो आप क्या कर सकते हो, 273 में से 32 को माइनस कर दीजिएगा फट से, और यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा गलत। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, 5/9f प्लस 3 माइनस 2 हो गया 1, 7 में से 3 गया ये 4, और ये हो गया 241। अब देखिए ये आपका नया फॉर्मूला बन गया है ना। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है। यहां पर इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 5/9 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और 32 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। क्या आप लोग ये जानते हो, मैथ्स में पढ़े हो? यस सर। सब लोग जानता है एक के एंड आयुष? यस सर। Yes, sir. जी। तो ऐसा है कि ब्रैकेट आप लोग ओपन नहीं करेंगे, ब्रैकेट को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है ना। आप अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आपने कहीं गलती से इस तरह का ऐसा ब्रैकेट दे दिया तो ये पूरा इक्वेशन ही गलत हो जाएगा, समझ गए। तो कैलकुलेशन का रूल आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैथ्स जरूरी है फिजिक्स के लिए। अगर आपको फिजिक्स से समझना है, फिजिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको मैथ्स भी अच्छे से आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर यही गलती होता है बाद में, है ना। तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल आपको सही से करना होगा। और भी कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना कि पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड देन सबट्रैक्ट, ये आप लोगों को पता है ना। सर सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। यस सर। जी, सबसे पहले हम लोग, चलो ये भी पॉइंट है, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, Small देन bracket. डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सबट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी 3 तरह का होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल फिर ब्रैकेट, कर्ली कर्ली ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। यस वेरी गुड। तो सर इस उससे तरह के ये पहले रैकरिंग करना पड़ता है ना, हाँ जी, रैकरिंग भी करना पड़ता है ना सिंपलीफाई में। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर Sir, ब्रैकेट reckoning का भी value होता है. रेकरिंग Yes, sir. नहीं, रेकरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये आप प्रोसेस जानते हो दैट्स इनफ। आपको मेनली इससे कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए आसान होगा, है ना। तो कैलकुलेशन जानना आपको जरूरी है, ब्रैकेट का इस्तेमाल जानना जरूरी है, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, बाहर में अगर ब्रैकेट के बाहर में कुछ लिखा गया है इसका मतलब क्या है ना, कैसे कोई चीज ब्रैकेट में से कॉमन निकाला जाता है। कॉमन लेने आता है? यस सर। यस सर। सबको आता है मयंक? यस सर। गुड।
तो ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिससे आपका फिजिक्स स्ट्रांग होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ? नो सर। नहीं, ओके नो सर। चलिए, वेरी गुड। सो इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग जहां तक हम लोग टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, कन्वर्जन, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, ये सब कुछ हम लोग कर लिए थे। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट किए थे हीट ट्रांसफर, करेक्ट? हीट ट्रांसफर हम लोग स्टार्ट किए थे, और हीट ट्रांसफर में मैंने बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, ये एक तो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, जो दूसरा होता है वो टाइप ऑफ मीडियम के वजह से भी होता है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड from one point to another point, from one point to another point due to temperature difference, one point to another point due to टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस में भी एक सर्टेन रूल है ना? टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा तो ऐसा नहीं है कि ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाने लगे, है ना? इसमें रूल क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ये अपने आप ट्रांसफर होता है। कोल्ड बॉडी यहां से ये अपने आप इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है ना? इसको हम लोग बोल देते हैं सेल्फ, खुद से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको कोल्ड से हॉट की तरफ जाना होगा, तो इसको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। इट विल रिक्वायर्ड अ मशीन, और इस मशीन के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसको क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। Yes, it requires refrigerator to transfer heat from cold to hot body। तो ये यहाँ से कोल्ड से हॉट अपने आप ट्रांसफर नहीं होता है, करेक्ट? चलिए, तो ये एक हो गया। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट का था वो क्या था कि हीट ट्रांसफर also depends on type of material। ठीक है? तो मटेरियल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे गुड कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। गुड कंडक्टर वो होता है जो हीट को इजीली ट्रांसफर कराता है। बैड कंडक्टर वो हो गया जो इजीली ट्रांसफर नहीं कराता है। गुड कंडक्टर में आपका हो गया जितने मेटल्स आते हैं वो सब हो गए, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, लोहा सब। बैड कंडक्टर में नॉन मेटल्स हो गए, वुड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे मटेरियल भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, पीवीसी था, यूपीवीसी था। बेकेलाइट मैंने बताया था कि जो हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसका जो हैंडल बनता है वो किससे बनता है? बेकेलाइट से बनता है, जो कि एक प्लास्टिक का फॉर्म है, कार्बन फाइबर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि टाइप ऑफ मटेरियल में वो कौन कौन सा था। एक था गुड कंडक्टर और दूसरा कौन था? बैड कंडक्टर, है ना? तो गुड कंडक्टर जहां पर ये हीट को अलाउ करता था, अलाउज हीट टू पास थ्रू इट, अलाउज हीट टू पास थ्रू इट। ठीक है? और ये जो नॉर्मली होता है ये कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं।
है ना। मेटल्स जितने भी आपके पास एग्जांपल हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, चांदी, सब, टीन, है ना, ये सब के सब। और एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। सो बैड कंडक्टर का मतलब हो जाता है वो चीज जो कि हीट को अलाउ नहीं करता है ना, डज नॉट अलाउ, डजंट अलाउ heat to pass through it, to pass through it, है ना। इसका एग्जांपल में बहुत सारा हम लोगों ने मटेरियल्स का नाम लिया था, लाइक वुड था, प्लास्टिक था, रबर Glass. था, ग्लास था, यस यस बिल्कुल, बेकेलाइट, हाँ बेकेलाइट भी है, ग्लास, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, बेकेलाइट जो आपने बताया, ये सब बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिवीजन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो होगा हीट ट्रांसफर के अलग अलग मीडियम। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही रिवीजन करेंगे कि हीट ट्रांसफर में जो मटेरियल यूज होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, एक बार यहाँ से रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड कि हीट ट्रांसफर कौन कौन सा प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो सकता है। उसमें 3 प्रोसेस कौन कौन से थे, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है एंड रेडिएशन होता है। इन तीनों के बारे में, कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है, रेडिएशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को कुछ तब तक हम लोग कुछ चीजें आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, क्वेश्चंस में आपको फॉरवर्ड करता हूं, वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके।